हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 25 सितंबर को साइंस यानी विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 10th के लिए साइंस यानी विज्ञान के हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखेंगे 25 सितंबर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025 अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025। ये साइंस यानी विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है 25 सितंबर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो साइंस का विषय कोड 112 रहेगा और समय 3 घंटा का मिलेगा। पूर्णांक 100 रहेगा, यानी 100 नंबर का इसका भी एग्जाम होने वाला है। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में, यानी 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 80 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन का आंसर देना है एग्जाम में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक तथा सीधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है यहाँ पर कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरती हैं? मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर किरण गुजरती हैं? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फोकस से। फोकस से होकर गुजरती हैं, राइट आंसर सी होगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर अपलोड होगा और 2026 बोर्ड परीक्षा का तैयारी भी इस चैनल पर कराया जाता है। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसमें आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है? तो निम्नलिखित में से किसमें आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नियमित परावर्तन में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ये सभी क्वेश्चन हम पहले पढ़ाए भी हैं, ये सभी क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी पूछा गया है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक यानी प्लस का होता है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक यानी माइनस का होता है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी पूछा गया है तो ऋणात्मक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखिए पूछा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि सौर कुकर में कौन सा दर्पण उपयुक्त किया जाता है? तो सौर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अवतल दर्पण का उपयोग सौर कुकर के रूप में होता है, और दाढ़ी बनाने में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। वाहन के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है यहाँ पर कि उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब हमेशा होती हैं। तो उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बनती है। अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनती है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, फोकस पर। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है यहाँ पर कि वक्रता त्रिज्या बराबर होती है। अब यहाँ पर वक्रता त्रिज्या का फार्मूला पूछा गया है, यानी आर का वैल्यू पूछा गया है। तो आर बराबर फार्मूला क्या होता है? 2f होता है। और एक फार्मूला होता है एफ बराबर में r/2, ये फोकस दूरी का फार्मूला होता है। दोनों क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं।
तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या पूछा गया है तो r बराबर 2f होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और एक फार्मूला f बराबर यानी फोकस दूरी का फार्मूला f बराबर r/2 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ए होगा, वक्रता त्रिज्या बराबर r बराबर 2f होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है यहाँ पर कि जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो वह, जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा अभिलंब की ओर मुड़ता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र पूछा गया है तो दर्पण सूत्र प्लस में होता है, लेंस सूत्र माइनस में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है 1/v प्लस 1/μ बराबर 1/f होता है। 1/f यहाँ पर पहले लिखा गया है तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/μ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और यहीं पर अगर सिर्फ माइनस लगा दिया जाता है तो ये लेंस सूत्र बन जाएगा। दर्पण सूत्र प्लस में होता है, लेंस सूत्र माइनस में होता है, तो दोनों आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, यानी प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है, जल में, कांच में, निर्वात में या वायु में। तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है तो निर्वात में सबसे अधिक होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है यहाँ पर कि अपवर्तनांक की इकाई क्या है। यहाँ पर अपवर्तनांक की इकाई पूछा गया है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अपवर्तनांक की इकाई पूछा गया है तो इनमें से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है प्रकाश का अपवर्तन किस नियम का पालन करता है। तो प्रकाश के अपवर्तन किस नियम का पालन करता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा स्नेल का नियम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, स्नेल का नियम। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि दूरदृष्टि दोष को ठीक किया जाता है, दूरदृष्टि दोष को ठीक किया जाता है किस लेंस के द्वारा। सबसे पहले तो दूर या दीर्घ दृष्टि दोष कैसे उत्पन्न होता है, तो जब दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है लेकिन नज़दीक का वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है तब दूर या दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। और इसे ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार होता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए पूछा गया है यहाँ पर नेत्र द्वारा पास और दूर की वस्तुओं पर फोकस करने की क्षमता को कहते हैं। तो नेत्र द्वारा पास और दूर की वस्तुओं पर फोकस करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो समायोजन शक्ति कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है समान नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। कितना आसान क्वेश्चन है। समान नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछा गया है तो ये 25 सेंटीमीटर होता है, और दूर बिंदु पूछा जाएगा तो अनंत होता है। दोनों आपको याद होना चाहिए। न्यूनतम दूरी पूछा जाएगा तो ये 25 सेंटीमीटर होता है, और दूर बिंदु पूछा जाएगा तो अनंत होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर होता है। समान नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि आकाश के नीले रंग के लिए निम्नलिखित में कौन सी घटना उत्तरदायी है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए प्रकाश का कौन सा रंग सबसे कम प्रकीर्णित होता है। तो सबसे कम प्रकीर्णन कौन होता है, किस रंग का होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। यहाँ पर प्रकीर्णित पूछा गया है, कम किसका होता है, तो लाल रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। 19 नंबर देखिए तारों का टिमटिमाना किस कारण होता है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे हमारे नेत्रों में टिमटिमाते नजर आते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तारों का टिमटिमाना किस कारण होता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि लेंस की शक्ति को व्यक्त किया जाता है। तो लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है, डायोप्टर होती है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। लेंस की शक्ति को व्यक्त किया जाता है डायोप्टर द्वारा,
यानी डायोप्टर में राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा की एसआई मात्रक पूछा गया है तो एम्पियर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विद्युत धारा की एसआई मात्रक एम्पियर होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा एमीटर द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। 24 देखिए, निम्न में से किसका प्रतिरोध सबसे कम है? निम्न में से किसका प्रतिरोध सबसे कम है? तो राइट आंसर हो जाएगा तांबा का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि फ्यूज को जोड़ा जाता है। तो फ्यूज को जोड़ा जाता है समानांतर क्रम में या श्रेणी क्रम में? तो राइट आंसर क्या होगा? फ्यूज को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। विद्युत शक्ति का सूत्र पूछा गया है तो 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी और सी, यहाँ पर बी और सी दोनों हो जाएगा। बी में दिया गया है वी आई, सी में दिया गया है आई स्क्वायर आर, तो दोनों हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, विद्युत शक्ति की एसआई इकाई यहाँ पर देखिए पूछा गया है तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है तो राइट आंसर हो जाएगा 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि समानांतर समायोजन में कुल प्रतिरोध का सही सूत्र क्या है? सूत्र पूछा गया है, फार्मूला। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन एक रासायनिक परिवर्तन है? अब केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन एक रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन पूछा गया है तो कागज का जलना ये रासायनिक परिवर्तन है। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, लोहे का जंग लगना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो लोहे का जंग लगना यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदासीनीकरण तो होगा नहीं। उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल एवं क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। यहाँ पर संयोजन भी नहीं होगा, विस्थापन भी नहीं होगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है क्या कहलाती हैं? ये क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, दोनों क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है यानी ऊष्मा उत्पन्न होता है, और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो यहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न होती है तो वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। राइट आंसर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र। तो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि कॉपर सल्फेट विलयन का रंग कैसा होता है? तो ये होता है नीला। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी से अभिक्रिया करता है तो वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है? यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 38 है कि कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है? कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती हैं? तो ये हो जाएगा CO2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CO2। क्वेश्चन नंबर 38 है कि कौन सी 38 हो गया। 39 नंबर देखिए, तांबा जब नम हवा के संपर्क में आता है तो क्या होता है? तांबा जब नम हवा के संपर्क में आता है तो क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हरा आवरण का निर्माण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है,
40 नंबर क्वेश्चन है कि नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। तो नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र HNO3 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र HNO3 होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन क्षार है? निम्नलिखित में कौन क्षार है? क्षार पूछा गया है, तो NaOH हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। HCl एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, क्षार पूछा गया है, तो NaOH हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? तो कौन यहाँ पर प्राकृतिक सूचक है? तो प्राकृतिक सूचक लिटमस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अम्ल में लिटमस का रंग कौन सा हो जाता है? तो लाल रंग का हो जाता है। राइट आंसर सी होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि एंटासिड में कौन सा क्षार उपयोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा MgOH2, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है कि एक उदासीन विलयन का pH मान होता है। तो अम्ल का pH मान 7 से कम होता है और क्षार का pH मान 7 से ज़्यादा होता है और उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम पूछा गया है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम पूछा गया है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में किसका उपयोग मिश्र धातु बनाने में नहीं होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि गठिया बनाने में कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कांसा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि जब धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करती हैं तो कौन सी गैस निकलती हैं? जब धातु ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो कौन सी गैस निकलती है? तो H2 गैस निकलती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी धातु जल से अभिक्रिया नहीं करती है? नहीं पूछा गया है। कौन सी धातु जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं? तो सोना यहाँ पर जल से अभिक्रिया नहीं करती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। तो हम लोग 50 क्वेश्चन 51 क्वेश्चन देखे हैं और परीक्षा में आपको 50 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है। तो आप लोग 50 क्वेश्चन बना लीजिएगा। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो जैसे आपको साइंस का देखना है या सोशल साइंस का देखना है, दोनों का क्वेश्चन पेपर अपडेट कर दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके आप लोग क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। 25 सितंबर क्लास 10th साइंस क्वेश्चन पेपर, 25 सितंबर क्लास 10th सोशल साइंस क्वेश्चन पेपर, दोनों का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे साइंस का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए, सोशल साइंस का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएंगे नीचे तो ये सब्जेक्ट ये साइंस का पेज खुला है। एग्ज़ाम डेट 25 तारीख को होने वाला है। और व्हाट्सअप चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर क्लिक करके नीचे आएंगे तो ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए क्लास 10th साइंस ऑब्जेक्टिव आंसर की 2025, यहाँ पर साइंस का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। देख सकते हो सभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। तो ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया। ऑब्जेक्टिव के बाद नीचे आएंगे तो डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी प्रकार से सोशल साइंस पर भी क्लिक करके क्वेश्चन पेपर आप लोग देख सकते हैं।